हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि फ़ोन जो है मेरा वो ख़राब हो चुका था। आज जो है ये आके सही हुआ है, तो आज सही हुआ है तो वीडियो आज रिकॉर्ड होगी और कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके शुरुआत के 4 चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि इसमें 12 चैप्टर हैं टोटल, तो हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे वीडियो के। पहली वीडियो में 4 पार्ट, दूसरी वीडियो में भी 4 पार्ट और तीसरी वीडियो में भी 4 पार्ट। ठीक है, ऐसे करके हम 12 जो पार्ट हैं आपके वो कवर कर लेंगे। तो आज हम शुरुआत के पहले जो 4 पार्ट हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला चैप्टर और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, इसकी आपको पीडीएफ पता ही है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वो पीडीएफ जब खोलोगे आप तो उसमें एक कोड मांगेगा और वो कोड आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मृदा यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। और एक अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, एक इंजीनियर के लिए यह किस प्रकार से उपयोगी है मृदा यांत्रिकी, यानी सोइल मैकेनिक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हुए आपके टरजागी वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटनों का मतलब होता है टूटना। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक विघटनों से बने कणों के अवसादों तथा असंगठित जमावों से संबंधित समस्याओं के बारे में समाधान के लिए अभियांत्रिकी सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहलाता है। अब देखो, पता नहीं है क्या क्या लिखा है, तुमको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए बेटा, क्या होता है, जैसे जब चट्टानों का विघटन होता है, क्या होता है जब चट्टानों का विघटन होता है तो विघटन से इसमें बहुत सारे कण बनते हैं, और वही कण क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं कणों की जो समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए हम जो है मृदा यांत्रिकी पढ़ते हैं। कैसी समस्या ये कि ये कण जो है, इन कणों की कितनी सामर्थ्य होगी, ठीक है, ये कण कितने उपजाऊ होंगे, वो सभी के बारे में जानकारी करने के लिए, संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हम अभियांत्रिकी के सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं, यानी कि जो सोइल मैकेनिक्स है उसको जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए देखिए, आगे बात करूं मैं, तो ये क्या है, संरचनाओं के निर्माण में नींव में मुख्य समस्या मृदा की प्रकृति के कारण आती है। जैसे देखो भाई, जहाँ पे कोई हमें बिल्डिंग बनानी है, अब उसकी नींव जो बन रही है, अब उस नींव के और पास जो मृदा है वो बेकार है, तो नींव भी जाहिर सी बात है नहीं टिक पाएगी। ठीक है, तो ये बोला कि संरचनाओं के निर्माण में नींव में मुख्य समस्या मृदा की प्रकृति के कारण आती है। मृदा कैसी है, मृदा की स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके कारण जो है उसकी नींव में समस्या आती है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, मकान बनाते समय या बिल्डिंग बनाते समय हमें जो है वहाँ की मिट्टी की अच्छी तरह से नुमाइश करनी पड़ेगी, मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब मिट्टी की जांच करोगे तो उसके लिए सोइल मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है, इसलिए मृदा यांत्रिकी आपको पढ़ाई जाती है। तो मिट्टी की जाँच कैसे करते हैं वो चीज़ हम जो है इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। आगे कह रहा है कि अन्य सामग्रियाँ जैसे सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि को तो गुण अवगुण देखकर चुन सकते हैं, लेकिन निर्माण स्थल पर उपलब्ध मृदा, जैसी मृदा उपलब्ध है उसे ही स्वीकार करना पड़ता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ पे मान लो हमें कहीं पे वो बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, और आपके लिए कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, लोहा चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम इनके गुण और अवगुण से पता कर सकते हैं। लेकिन जिस स्थान पर हमें मकान बिल्डिंग बनानी है, उस स्थान पर जैसी ही मृदा है उसी मृदा को हमें स्वीकार करना पड़ता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि यहाँ नहीं तो यहाँ से ही, ठीक है, ऑप्शन नहीं होता। तो क्या है, और उपयोग में लाते हैं, लेकिन मृदा यांत्रिकी की सहायता से इसके व्यवहार को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मृदा यांत्रिकी का क्या काम होता है, मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना या कम करना, मतलब मृदा के लिए उपयोग के लिए बनाना। ठीक है, उपयुक्त बनाना मृदा के लिए।
जिसका कि हम उस मृदा का प्रयोग कर सकें। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आधार इंजीनियरिंग की परिभाषा दीजिए। तो देखिए इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत नींव, नींव के प्रकार, नींव की गहराई, आधार का मतलब समझ रहे हो बेस, बेस में क्या क्या आता है, नींव ही तो आती है, तो नींव के प्रकार, मोटाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई, वो सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, इन समस्याओं के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं हम आधार इंजीनियरिंग। वही लिखा है नींव की गहराई, नींव की मोटाई, नींव के पर आरोपित भार कितना वजन पड़ेगा नींव पे, नींव की स्थिरता कितनी स्थिर नींव है, आदि संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे आधार इंजीनियरिंग कहते हैं। आधार का मतलब सीधे सीधे मान लो नींव, यानी नींव से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे आधार इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा, नींव के बारे में तो आपको पता ही होगा, पहले भी पढ़ चुका, फाउंडेशन के बारे में थोड़ा देख लो। संरचना का सबसे निम्न भाग होता है ये नींव, जो कि भूमि तल से नीचे बनाया जाता है। जैसे ये भूमि तल है तो नींव कहाँ है, इसके खोद की तो बनाई जाती है, जमीन को खोद के नींव नीचे ही तो बनाई जाती है नहीं। और समस्त संरचना के भार को भूमि के पर संचरित करता है, ठीक है, उसे नींव कहते हैं। नींव का काम क्या होता है, जैसे नींव के ऊपर बिल्डिंगों फ्लोर के फ्लोर बनाए जाते हैं, तो जितने भी फ्लोर हैं उनके सारे, उनका जो वेट है, भार है, उसको मिट्टी तक कौन स्थानांतरित करता है, मृदा ही तो करती, वो सॉरी नींव ही तो करती है, नींव है नहीं, तो नींव का ये काम होता है। देख लीजिए नींव क्या है, नींव ये ऐसे बनाई जाती है, इसका डायग्राम बना देना, पेपर में आ गया तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये दीवार हो गई, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये नींव हो गई, ये वाली जो नींव हो गई, ये नींव हो गई, ठीक है, और यहाँ से और ये कितनी होगी, ये कुर्सी तल की ऊंचाई हो गई। तो इसको बना देना चित्र को, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट सॉइल और एलुवियल सॉइल में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रांसपोर्ट सॉइल यानी कि स्थानांतरित मृदा क्या होती है, वह मृदा जो विभिन्न स्थानांतरणों एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में लाई जाती है, ठीक है। स्थानांतरण के समय आपस में टकराने, कणों के पिसने आदि से मृदा के कणों का रूप, परिमाण, आकार बदल जाता है। तो देखिए स्थानांतरित मृदा क्या होती है, वह मृदा जो स्थानांतरण एजेंटों द्वारा, किसके द्वारा, स्थानांतरण एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में लाई गई हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्थानांतरित मृदा। आगे देखिए, आगे ससंजक मृदाएं कौन सी होती हैं, ऐसी मृदाएं जिनमें पानी मिला दो, उनको गीला कर दो और फिर उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। वे मृदाएं में जल की मात्रा मिलाकर किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इनको हम द्वितीय खनिज भी कहा जाता है इनको, ठीक है, इनको ससंजक मृदा या द्वितीय खनिज भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है भाई, जलोढ़ मृदा, यह भारत में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है, जिसका उपयोग अधिकतम कृषि करने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, भारत में, भारत में भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अधिकतम पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है, एल्यूवियम सॉइल जिसे बोलते हैं। यह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हिमालय से बहकर लाई जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या है। मृदा कणों के बीच दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, पहला गुरुत्व बल और दूसरा पृष्ठीय बल। कोई पूछ लीजिए मृदा के पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल, उसके बीच में कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं, तो कहना दो, कौन कौन से, एक तो हो गया गुरुत्वीय बल और एक हो गया आपका पृष्ठीय बल, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए बढ़िए। अच्छा, ससंजक में, अच्छा ये 2 बार हो गया क्या, शायद 2 बार ही हो गया है, तो कोई नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखिए मृदा को निरूपित करने की त्रिप्रावस्था प्रणाली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सब लोग ध्यान से समझेंगे। मृदा को निरूपित करने की त्रिप्रावस्था प्रणाली क्या है, इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। इंग्लिश वालों सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, 3 फेज सिस्टम, त्रिप्रावस्था प्रणाली। ये क्या होती है, तो देखो मृदा की, पहले तो ये चित्र चलो बाद में देखेंगे, पहले हम जो है देख लेते हैं इसको। ये बोल रहा है मृदा कणों, वायु और जल से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे वह गुणात्मक हो या आयतन से संबंधित हो, उनको निम्न समूह में विभाजित किया जाता है, ठीक है।
मृदा के जो कण होते हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आयतन से संबंधित हों, चाहे उनके सामर्थ्य से संबंधित हों, या फिर गुणात्मक कुछ किसी से भी संबंधित हों वो समस्याएं, ठीक है, तो उनको हम निम्न समूहों में विभाजित कर देते हैं। जैसे पहले समूह में कौन सी समस्या आएंगी भाई, जिनमें केवल आयतन संबंधी या गुणात्मक संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हों। पहले समूह में कौन सी समस्या है, आयतन संबंधी और गुणात्मक संबंधी। दूसरे समूह में जिनमें केवल निश्चित अनुपात ही दिए गए हों वो समस्याएं सुनी जाएंगी दूसरे समूह में। तीसरे समूह में कौन सी, वह जिनमें निश्चित अनुपात और गुणात्मक अनुपात या आयतन संबंधी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये तीसरा समूह कौन सा है, ये हर प्रकार की समस्या सुन लेता है भाई, कोई सी भी समस्या ले आओ इस तीसरे समूह के पास, ठीक है। लेकिन पहला जो होता है वो आयतन संबंधी और गुणात्मक संबंधी सुनता है, जो दूसरा होता है वो निश्चित अनुपात संबंधी, और जो तीसरा होता है वो दोनों से संबंधित समस्याएं सुन लेता है। इन सभी प्रकार की सूचनाओं को हल करते समय दो या तीन प्रावस्था का मृदा का चित्र बनाकर दी गई सूचनाओं की सहायता से फिर ज्ञात संबंधों से अज्ञात राशियों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम 3 फेज सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ही हमको समूह की जानकारी मिल गई, ठीक है, तो इन सभी प्रकार की सूचनाओं को हल करते समय 2 या 3 प्रावस्था का मृदा चित्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पे, जैसे पहले के लिए वायु ले लिया मैंने, ये मृदा कण हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जल ले लिया, फिर ले लिया वायु, तो ये 3 फेज डायग्राम हो गया। आदर्श मृदा पिंड जैसे बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। वाटर कंटेंट, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन का यहाँ से तो डेफिनेशन पूछी जाती है। वाटर कंटेंट यानी आर्द्रता धारण वाटर कंटेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो, टेस्टिंग के समय यानी परीक्षण के समय मृदा के किसी नमूने में उपस्थित जल का भार, मृदा के किसी नमूने में उपस्थित जल का भार, मृदा का कोई नमूना है उसमें उपस्थित जल का भार और मृदा के कणों के भार को अनुपात को जलांश कहते हैं, या आर्द्रता धारण कहते हैं, वाटर कंटेंट कहते हैं, तीनों में से एक कहते हैं। इसे किससे, W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर फॉर्मूला लिख लो। W बराबर फॉर्मूला होता है जल का भार बट्टे मृदा कणों का भार इंटू 100। वाटर कंटेंट यानी ये क्या है, वेट, और वेट किसका, वाटर का, ठीक है। और ये वाला वेट किसका, ये सोइल का वेट है, यानी कि W बट्टे WS इंटू 100। ये किसका आ गया, ये जलांश आ गया, कैपिटल W। आई बात समझ में, बिल्कुल, ठीक है। तो बता दोगे ना जलांश क्या होता है, जलांश या वाटर कंटेंट या आर्द्रता धारण, तो बता देना आप। मृदा के किसी नमूने में उपस्थित जल की मात्रा और मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं हम, उसी के अनुपात को कहते हैं हम जलांश या आर्द्रता धारण या फिर वाटर कंटेंट। अगला देखिए, ये क्या है, जल का भार। मिट्टी को 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक 24 घंटे तक गर्म करने पर उसके भार में आई कमी से है। अच्छा देखिए, जल का भार से क्या मतलब है, जब हम मिट्टी का जो नमूना है उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे तक गर्म करने पर फिर उसके भार में जो कमी आएगी तो उसको कहेंगे हम जल का भार, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं कोई मिट्टी का नमूना, मिट्टी ले आऊँ कहीं से, अब अभी जो है मिट्टी लेके आया घर पे, अब मैंने उसका वेट तोल लिया, मान लो 2 किलो है उसका वेट, ठीक है। अब मैं उसको जब 24 घंटे तक 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करता रहा, फिर उसके बाद में मैंने उसका भार तोला तो वो मान लो निकला 1 किलो ही, ठीक है। तो पहले वाले भार में से दूसरे वाले भार को घटाने पे क्या मिल जाएगा, भाग देने पे हमको क्या मिल जाएगा, घटाने पे हमको मिलेगा जल का भार, ठीक है। जल का भार मिल जाएगा, वाटर कंटेंट। आगे देखिए, रिक्तता अनुपात वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉइड रेशियो, इसको भी ध्यान रखना, क्या है ये, किसी मृदा में मृदा के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान का आयतन व मृदा के कणों के आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं। रिक्तता अनुपात क्या होता है कि मृदा के जो कण हैं उनके बीच जो खाली स्थान होते हैं उनका आयतन ले लो और मृदा के कणों का आयतन ले लो, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, मृदा अनुपात कहते हैं, ठीक है। खाली स्थान या रंध्रों का आयतन बट्टे मृदा कणों का आयतन। V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, V का मतलब
वॉल्यूम, और एस का वी एस का मतलब जो है सोइल के पार्टिकल, जो मृदा के कण, उनका आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू बी वी अपॉन वी एस। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखना चाहो तो ये है आपका E इज इक्वल्स टू, ई क्या है, वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात। E इज इक्वल टू, ये नया फॉर्मूला, n अपॉन 1 माइनस एन, वैन n क्या है यहाँ, सरंध्रता। ठीक है, अच्छा n बराबर निकालना चाहो यहाँ से तो n बराबर निकल आएगा E अपॉन 1 प्लस ई, और E क्या है, रिक्तता अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसीलिए जो है इसको थोड़ा गौर से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है। इसकी PDF की टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। सररंध्रता यानी कि पोरोसिटी क्या होती है। देखिए किसी भी मृदा में उसके रंध्रों या खाली स्थानों का आयतन संपूर्ण मृदा के आयतन को सररंध्रता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं, आयतन के अनुपात को होगा यहाँ पे, संपूर्ण मृदा के आयतन के अनुपात को। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम सरंध्रता कहेंगे, इसको n से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या होता है n बराबर क्या होता है उसका फॉर्मूला सरंध्रता का, कि हम जो है मृदा के कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं उनका आयतन ले लो, संपूर्ण मृदा का आयतन ले लो, उनका जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे सरंध्रता। इसे n से दर्शाते हैं। n बराबर फॉर्मूला होता है वी अपॉन में कैपिटल V क्यों आया ये वाला भाई, ये वाला जो कैपिटल V क्यों आया, क्योंकि ये संपूर्ण होल जो मृदा है उसका आयतन है। ठीक है, इसलिए बड़ी वाली भी ले ली हमने यहाँ पे। सरंध्रता को प्रतिशत में दर्शाते हैं। अच्छा, इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो परसेंटेज में आएगी। ठीक है, वल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व ये क्या होता है भाई, देखिए जल का कुल भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को। अब भाई ये तो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा, तब आपको होगा याद, एकदम थोड़ी ना हो जाएगा। बार बार वीडियो देखो, याद साला कैसे नहीं होगा। जब कोई चीज़ तुम बार बार सुनोगे तो याद तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व क्या होता है, वो होता है जल का कुल भार ले लो और मृदा का कुल आयतन ले लो, इन दोनों का अनुपात कर दो तो स्थूल घनत्व मिल जाएगा आपको। इसको हम गामा टी से दर्शाते हैं, तो गामा टी इज इक्वल टू W बाहर हो गया कुल और V कुल आयतन हो गया, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका स्थूल घनत्व। ओके, ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। अगला देखिए तीसरा चैप्टर, अब तो 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद क्या है। हाँ ये भाई, ये देखिए मृदा की पहचान तथा वर्गीकरण, कैसे पहचान करेंगे भाई मृदा का, वर्गीकरण क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 से हम सीखने वाले हैं। तो देखिए एटर वर्ग की सीमाएं तथा उनका वर्गीकरण। एटर वर्ग कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि के लिए क्या किया, उन्होंने जो मृदा के लिए क्या किया, मृदा के लिए उन्होंने एक नियम दिया था। अब देखिए वो नियम कौन सा है, सीमाएं दी थी इन्होंने, वो सीमाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। देखिए जब मृदा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आती है तो उस समय मृदा में उपस्थित जल की मात्रा मृदा की सघनता सीमा कहलाती है। मृदा के इस गुण को सर्वप्रथम एटरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसे एटरबर्ग की सीमाएं कहा जाता है। ये सीमाएं केवल ये किरणें केवल सूक्ष्म कणीय मृदा पर लागू होती हैं। जो सूक्ष्म मृदा होती है ना, सूक्ष्म कणों वाली मृदा, वहीं पर ये जो है ये लागू होंगे, ये वाले जो सीमाएं हैं एटरबर्ग की, ये वहीं पे लागू होंगे। ठीक है, तो एटरबर्ग की सीमाएं क्या है। अच्छा देखो पीछे ये क्या था, ये था कि देखो जब कोई मिट्टी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो उस समय क्या होता है कि मृदा में, मिट्टी में जो पहले से जल उपस्थित होता है ना, जो जल उपस्थित होता है मृदा में, जितना जल होता है उसी मात्रा को, जल की मात्रा को, जितना जल होता है उसी को हम कहते हैं सघनता। क्या कहते हैं, मृदा की सघनता सीमा, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आगे सघनता की बात। अब कर लेते इसकी सीमाएं क्या थी, एटरबर्ग की सीमाएं क्या थी भाई। पहला थी द्रव सीमा। द्रव सीमा में क्या कहा इसने कि यह द्रव अवस्था व सुगठ्य अवस्था के मध्य की सीमा है।
इसे नहीं सॉरी, इसे WL से दर्शाते हैं, द्रव सीमा यानी कि लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कोई भी चीज़ जो है वो द्रव अवस्था व सुगट्य अवस्था के बीच में होती है, तो इसीलिए इसको WL से दर्शाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं द्रव सीमा। सुगट्य सीमा क्या होती है, देखिए यह सुगट्य एवं अर्धठोस अवस्था के बीच की सीमा है। इस सीमा को WP से दर्शाते हैं। समझ में आ गया, सुगट्य सीमा क्या होती है। ठीक है, अगला देखिए, सुगट्य सीमा हो गया। सुगट्य सीमा का मतलब सुगट्य और अर्धठोस जो अवस्था है उसके बीच की सीमा को क्या कहते हैं, सुगट्य सीमा कहते हैं। संकुचन सीमा, देखिए यह मृदा की ठोस अवस्था व अर्धठोस अवस्था और ठोस अवस्था के बीच की जो सीमा होती है उसको कहते हैं हम संकुचन सीमा, और इसे ओमेगा S से दर्शाते हैं। आई बात समझ में भाई, आई कि नहीं आई। संकुचन सीमा क्या होती है, सॉरी वो वाली, हाँ संकुचन सीमा क्या होती है, संकुचन सीमा होती है अर्ध ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के बीच की जो सीमा होती है उसको संकुचन सीमा कहते हैं। इसे ओमेगा S से दर्शाते हैं। सुगट्टता सूचकांक, प्रयोगशाला में मृदा का सुगट्टता सूचकांक द्रव सीमा व सुगट्टता सीमा ज्ञात करके निकाला जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को ही सुगट्टता सूचकांक कहते हैं, इसे IP से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा ओमेगा L क्या है, द्रव सीमा, ओमेगा P क्या है, सुगट्य सीमा। तो इन दोनों को निकाल लो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, सुगट्टता सूचकांक IP मिल जाएगा। ओमेगा L माइनस ओमेगा निकल जाता है बार बार, IP बराबर WL माइनस का WP। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अच्छा जी, ये हमने इधर बांट भी दिए हैं, कुछ कर भी दिया है। ये देखिए, ये ठोस अवस्था हो गई, ये वही है एटर वर्ग की सीमाएं। ये देखो, ये ठोस अवस्था, ये वाली ठोस अवस्था, अर्धठोस, सुगट्य अवस्था और द्रव अवस्था। सुगट्य अवस्था क्या होती है, अर्धठोस और द्रव अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको सुगट्य अवस्था कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे WL यानी द्रव अवस्था क्या थी, द्रव अवस्था ये वाली थी बेटा, द्रव अवस्था ये वाली थी। सुगट्य अवस्था और द्रव अवस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक है, और सुगट्य क्या कहता है, ये कौन सी अवस्था थी भाई, ये वाली थी आपकी, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सी थी ये, ये सुगट्य सीमा थी, ये वाली, ये सुगट्य सीमा। सुगट्य अवस्था और अर्धठोस अवस्था के बीच की सीमा को सुगट्य सीमा कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी सुगट्य सीमा, और ये थी संकुचन सीमा, अर्धठोस और ठोस अवस्था के बीच की सीमा को संकुचन सीमा। आगे क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अरे तो गायब ही हो गया भाई क्वेश्चन। ये कह रहा है कि IS के अनुसार मृदा के कणों का आकार का वर्गीकरण कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए, भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति को भारत ने अमेरिका से प्राप्त किया है। भारतीय मानक जो पद्धति है, वर्गीकरण जो पद्धति है, उसको भारत ने कहाँ से, अमेरिका से लिया है। अमेरिका से लिया है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, एयरफील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इस प्रणाली के अनुसार मृदाओं को निम्न समूह में बांटा गया है। पहला तो हो गया आपका स्थूल कड़ी मृदाएं, सूक्ष्म कड़ी या अकार्बनिक मृदाएं, और कार्बनिक मृदाएं या अन्य मृदाएं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। IS के अनुसार मृदा के कणों का आकार का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल कड़ी मृदाएं और सूक्ष्म कड़ी और कार्बनिक और अन्य मृदाएं। ठीक है, और IS जो भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। पहले इसको एयरफील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते थे। अगला देखिए, कर्वेचर और समानता गुणांक में क्या संबंध है, कि इसको परिभाषित करना है हमको। देखिए, कर्वेचर गुणांक क्या होता है, देखिए D30, ये तो याद करना पड़ेगा भाई तुमको। देखो ऐसे है D30 का वर्ग
और D10 और D60 के गुणनफल के अनुपात को कर्वेचर गुणांक कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप जो है इसकी डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर D30 का होल स्क्वायर बटे D60 इंटू D10। ठीक है, ऐसे ही समानता गुणांक है, इसका भी फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CU को क्या कहते हैं, समानता गुणांक। तो बराबर D60 बट्टे D10, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, समानता गुणांक कहते हैं। इनके फॉर्मूले याद कर लो, बाकी डेफिनेशन बना के लिखनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कड़ाकार के लिए MIT वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या है। कड़ाकार, कड़ और आकार, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा कड़ और धन आकार। कड़ धन आकार इसका संधि विच्छेद होगा। यानी कड़ आकार के लिए MIT वर्गीकरण करना है हमको। इसमें क्या होता है, देखो मृदा में सामान्यतः मिट्टी के बारे में लिखना है बस। मृदा में सामान्यतः विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं। मृदा में मृत्तिका, रेल, बालू, सिल्ट आदि के कण अलग अलग प्रतिशत में उपस्थित रहते हैं। अतः मृदा प्रतिदर्श को किसी एक मृदा का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग परिमाण के कण विद्यमान रहते हैं। इन कणों के परिमाणों के प्रतिशत के आधार पर निम्न चार्ट तैयार किया जाता है। जैसे क्ले हो गया, क्ले का फिर हो गया ये साइज हो गया, फिर फाइन मीडियम कोर्स, फाइन मीडियम कोर्स। ठीक है, ये चार्ट तैयार किया जाता है किसके लिए, इन कणों के परिमाणों के लिए। ठीक है, बस इतना ही था MIT वर्गीकरण, इसको ही देख लेना। तुम इतना लिख दोगे और ये डायग्राम बना दोगे तो ये काफ़ी है। और थोड़ा और भी लिख देना मिट्टी के बारे में, जो जानती हो, कड़ के आकार के बारे में जो जानते हो वो लिख देना, पेपर में आ गया तो क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा ये देख लो, ये है रिक्तता अनुपात जो है वॉइड रेशियो, ये जलांश है, ये आपेक्षिक गुरुत्व है, ये आपका जो है संतृप्त अंश, और इनमें संबंध देखना। तो देखिए C बराबर VV अपॉन VS बराबर VV इंटू में हो गया VW बट्टे VL। ठीक है, तो ये इनके भी संबंध होता है, इनको देख लेना। अगला देखते हैं, लास्ट चैप्टर ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पारगम्यता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पारगम्यता किसे कहते हैं। देखिए पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके कारण जल का प्रवाह उसके रंध्रों में से आसानी से हो जाता है। मृदा के इसी गुण को पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी बहती जा रही है, और यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल दी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी रिश्ते रिश्ते इस साइड भी आ जाता है। ठीक है, तो वो किस रास्ते से आएगा, जो मृदा के जो रंध्र होंगे उन्हीं से तो आएगा। तो मृदा के रंध्रों से प्रवाह होके जल का प्रवाह मृदा के रंध्रों से होना, ये कहलाता है, इसी गुण को कहते हैं पारगम्यता। ठीक है, आए समझ में, वेल डन। अगला देखिए, मृदा की पारगम्यता प्रभावित करने वाले कारक। पारगम्यता क्या, वही जो रंध्रों से जल का प्रवाह होना, ये गुण है पारगम्यता। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला तो मृदा का प्रकार, हो सकता है मृदा के कणों में रंध्र ही ज़्यादा ना हो तो पानी भी कम आ पाएगा इससे। और फिर कणों का आकार, हो सकता है कण छोटे हों बड़े हों। ठीक है, कणों की आकृति कैसी है, गोल, आयताकार, कैसी है। रिक्तता अनुपात सरंध्रता निर्भर करती है। अवशोषित जल, कितना जल अवशोषित कर रही है मिट्टी, उसी के आधार पे। और जल का भी गुण होता है, जल कितना अपने आप को जो है अवशोषित करवा रहा है। ठीक है, तो इन सभी को प्रभावित करने वाले कारक, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो यही हैं। ठीक है, आगे देखिए, मृदा की पारगम्यता ज्ञात करने की विधि बताइए। अच्छा जी, अब विधि बतानी है हमको, इसमें विधि बतानी किसकी, मृदा की पारगम्यता ज्ञात करने की विधि। पहली विधि है स्थिर शीर्ष विधि। स्थिर शीर्ष विधि में क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये मृदा की पारगम्यता ज्ञात करने की विधि है। देखिए ये होता है, ये चित्र है इसका,
ये यहाँ पे जो होता है, ये जो है ये ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा आपको, ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है, ये वाला ये है आपका मिट्टी का नमूना, ये है आपका फिल्टर, ये है पारगम्यता सांचा ये वाला, ये एयर वाल्व है, ये रबर ट्यूब है, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये पानी, ये वाटर टैंक है, पानी टैंक, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, इनकी एक कार्यविधि होगी इसकी, ये कार्यविधि देख लेते हैं। जैसे कि 1 मिनट रुको। हाँ, इस रेत व ग्रेवल के लिए उचित यह परीक्षण रेत भी तो मिट्टी है, रेत व ग्रेवल के लिए उचित होता है। इसमें मृदा प्रतिदर्श को पारगम्य सांचे में कुटाई करके भर दिया जाता है। सांचे में यह मृदा प्रतिदर्श के ऊपर और नीचे फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, ठीक है। फिल्टर पेपर कौन सा, ये वाला फिल्टर पेपर, ये जो है ये वाला फिल्टर पेपर, ये लगा दिया हमने। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है दिया जाता है ताकि पानी के प्रवाह में मृदा का उखड़कर बाहर ना आ जाए। सांचे के ऊपर उचित ऊंचाई पर पानी का टैंक लगा दिया जाता है। इस टंकी में प्रवेश लाइन को सप्लाई लाइन से जोड़ देते हैं। ये देखिए, पानी का टैंक सबसे ऊपर है, ठीक है, ये वाला पानी का टैंक सबसे ऊपर है। इसको हम प्रवेश टैंक यही तो है, इसको हम एक ट्यूब से जोड़ देंगे इसमें, ये प्रवेश टैंक को, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है, मतलब जो कुछ भी चित्र में है वही लिखना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। सांचे के ऊपर उचित चौड़ाई का पानी का टैंक लगा होता है। इस टंकी में प्रवेश लाइन को सप्लाई लाइन से जोड़ देते हैं। पानी की टंकी के ऊपर ओवरफ्लो पाइप लगा होता है, जिससे पानी का लेवल उठने से अतिरिक्त पानी निकल जाएगा और पानी का लेवल स्थिर रहेगा। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले मृदा के नमूने को संतृप्त करते हैं। उसके बाद खंड पाइप को नीचे से हटाकर सांचे के ऊपर वाले नोजल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जल मृदा प्रतिदर्श से बहता हुआ आधार प्लेट पर इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को एकत्र करके नाप लेते हैं। यह मृदा की पारगम्यता पर निर्भर करती है, ठीक है। यह मात्रा किस पे निर्भर करती है, मृदा की पारगम्यता पे। तो ओवरऑल ये किसके बारे में था, ये था स्थिर शीर्ष परीक्षण के बारे में, ठीक है। ये जो है स्थिर शीर्ष परीक्षण के बारे में था, इसको पढ़ लेना। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला भी ड्राइव करके दे रखा है। ये K बराबर Q/T/A और I की जगह रख दो QT, तो Q का मान ऊपर हो जाएगा, तो T से T कहाँ गया भाई, I बराबर Q/T हो जाएगा। हाँ जी, सही है। फिर क्या है, ये R हो गया जल शीर्ष, H हो गया जल शीर्ष, जल की मात्रा, जल नमूने का समय, और A क्या हो गया, क्षेत्रफल, और K हो गया पारगम्यता गुणांक। अब देखिए डार्सी का नियम, यही लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कुछ नहीं है। डार्सी का नियम क्या कहता है भाई, डार्सी क्या कह रहे थे, डार्सी जी ने कहा भाई कि स्तरीय प्रभाव में संतृप्त मृदा से जल के बहने की गति v द्रव्य ढाल के समानुपाती होती है। इन्होंने क्या कहा कि स्तरीय प्रभाव जो होता है उसमें जल के बहने की गति जो v होती है वो द्रव्य ढाल यानी I जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो v बराबर KI और K बराबर हो गया आपका I/V, ठीक है। तो K बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से K बराबर हो जाएगा B/I हो जाएगा यहाँ पे K बराबर, और B बराबर KI होगा। K क्या है, पारगम्यता गुणांक, I क्या है, द्रव्य ढाल। अगला देखिए KI, अच्छा गुणा कर दिया इसने, KI का दोनों तरफ गुणा करने पे, तो KI का दोनों की तरफ गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, AB बराबर AKI, AB बराबर AKI, कहाँ ये है, इसमें KI का दोनों तरफ गुणा कर दो, V बराबर KI, दोनों तरफ A से गुणा करने पे, तो A से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AB और AKI। अच्छा, Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर क्या है, Q है जल की मात्रा, क्या होती है, एरिया इंटू I,
तो Q बराबर ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और Q बराबर ए बी हो जाएगा तो V का मान रख दो वहाँ से। तो V का मान कितना हो गया, A डॉट के आई। तो यहाँ से जो है आप निकालोगे तो Q बराबर निकल आएगा KHA और अपॉन में L। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या था हमारा डार्सी का नियम था। वैसे तो इतना लंबा याद ना हो तो इतना तो ज़रूर याद करके जाना, इतना लिख के आना, इतना ये जो है ये इतना डार्सी का नियम आ गया तो इतना लिख देना। ठीक है, तो यही थे आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। 1 से 4 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसकी PDF भाइयों आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और एक और काम की बात, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट में टाइप करना 4726। ठीक है, 4726 ये वाला कोड टाइप करना, और जो PDF वाला कोड है, पासवर्ड जो है वो आपको आई थिंक मिल गया होगा, नहीं मिला है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और एक और ज़रूरी बात भाई, आपके लिए मेहनत की जा रही है, इसलिए वीडियो को 1 लाइक और 1 शेयर ज़रूर करना। आई ये बात समझ में? ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे कल अगले टॉपिक के साथ में।